हमारे युवाओं को, विवेकानंद जी ने कहा था उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य प्रारंभ होता, युवाओं के लिए उठो जागो, लक्ष्य तक पहुंचे बिना विश्राम मत करो। इससे भारत का मुझे लग रहा है कि भविष्य उज्जवल होगा, इससे देश को एक बल मिलेगा और इसमें कहीं कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं। हजारों लाखों हमारे जैसे छात्र युवाओं ने कुर्बानी दी, लोगों को बंद कर दिया गया, उनकी जुबानों को बंद कर दिया गया, इमरजेंसी ला करके देश में थोपा गया। ये किसने किया? ये खानदान वाला कांग्रेस है। और अभी तो और भी कांग्रेस जो है जिसकी मानसिकता विदेश में है और धड़ या सर यहाँ है और धड़ कहीं है और मन कहीं है, विश्व गुरु के रूप में बनेगा। ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का मतलब 21वीं शताब्दी भारत का होगा। श्री राम को जो लाने का काम किया इस धरती पर, उनके द्वारा ही श्री राम आए और श्री राम ने पहला कर्म कहाँ किया तो सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर एक नया विवाद घिर गया है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण को लेकर आरोप लगाए हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने 1947 के ऐतिहासिक फैसले का हवाला देकर कहा है कि वंदे मातरम के केवल 2 छंदों को गाने के निर्णय को बरकरार रखा जाएगा। हमारे साथ भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे जी, भाजपा के कद्दावर नेता हैं, भागलपुर पहुँचे हैं। सर, जो ये नया विवाद वंदे मातरम को लेकर छिड़ा है, इस पर क्या? मुझे लगता है अब अगर वंदे मातरम से किसी को विवाद हो, भारत माता कहने का विवाद हो, भारत माता की जय कहने का कोई विवाद हो, ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस देश में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना होगा। ये देश भारत है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। किंतु भारत ने जो संस्कार, जो संस्कृति, सनातन संस्कृति जो सदियों से चला आ रहा है, और विशेष करके वंदे मातरम का गान, जिस गान को गाते गा करके हजारों लोगों ने देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानियाँ दी, शहादत हो गए। कई लोग फांसी के तख्ते पर वंदे मातरम का और जय जनगण करते हुए, वंदे मातरम का गान गाते हुए अपने आप को फांसी के तख्ते पर झूल गए। खुदीराम बोस हों, शहीद चंद्रशेखर हों, भगत सिंह हों, ऐसे लोग आज उन्होंने जो कुर्बानी दी है, आज पता नहीं क्या हो गया है इस कांग्रेस को। ये असली कांग्रेस तो चला गया। अब कांग्रेस तो आज़ादी की लड़ाई के बाद जो कांग्रेस है, ये तो वंशवाद वाला कांग्रेस है, ये खानदान वाला कांग्रेस है। और अभी तो और भी कांग्रेस जो है जिसकी मानसिकता विदेश में है और धड़ या सर यहाँ है और धड़ कहीं है और मन कहीं है, तो ऐसे कांग्रेस का नेतृत्व है। ये दुर्भाग्य है। जिसको वंदे मातरम से अगर चीड़ होगा तो ये आश्चर्य लगता है। अरे वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति का, नई पीढ़ी जो है उनको राष्ट्रभक्ति जगाने का काम होना। और अगर वंदे मातरम में कोई, आप बताओ कि वंदे मातरम के किसी पंक्ति से, अब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जनगण मन का रचना करने वाले हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जी, अब इन लोगों को विवाद के कटघरे में कोई लाए तो ये दुर्भाग्य है देश का। इससे राष्ट्र प्रेम बढ़ेगा, राष्ट्रभक्ति बढ़ेगी। और पूरी गीत गाने का जब विधेयक पास हो गया, पार्लियामेंट में सरकार ने विधेयक पास किया, तो सबको उसको स्वीकार करना होगा। पार्लियामेंट में विधेयक आ गया है और आप पार्लियामेंट में आपने वोट में कांग्रेस ने अगर एंटी वोट दिया है, लेकिन अगर आपने अगर उसका दुष्प्रचार किया तो फिर आप जब पार्लियामेंट में पास हो गया तो उसको तो मानना ही पड़ेगा ना, सबको मानना है। देश का है वो, सरकार किसी एक का नहीं होता है, देश का होता है। तो उन लोग आरोप लगा रहे होगा कि 1937 में जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में ये बात नहीं थी, आज ये नई बात। अरे भाई, जवाहरलाल, देश के अंदर तो परिवर्तन होता है ना। आज 2047 का विकसित भारत बनेगा जब देश का 100वां साल, 2047 में जब आज़ादी का 100वां साल होगा, तो हमने ये संकल्प लिया है कि देश को हमें विकसित भारत के रूप में देखना है। यानी 21वीं शताब्दी का भारत विश्व गुरु के रूप में बनेगा। ये तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत का मतलब 21वीं शताब्दी भारत का होगा, और आज भारत का हो रहा है। आप देख रहे हैं हर तरफ से भारत आगे बढ़ रहा है।
स्वाभिमान से भी हमने स्वदेशीपन का भावना, आत्मनिर्भरता की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि इसमें कोई विवाद होने की आवश्यकता नहीं। ये तो उनको कोई मुद्दा नहीं है। अरे कोई मुद्दा रहे तो अब राष्ट्रभक्ति के साथ कंप्रोमाइज करना ये कदापि उचित नहीं है, और इसमें किसी प्रकार का कोई गलत बू नहीं है। उनको चूँकि हर चीज़ में क्या, हर चीज़ में वही किससे वो वंदे मातरम मुसलमान नहीं, अरे भाई क्यों नहीं कहेंगे? क्या उनका ये वंदे मातरम मुसलमान भाइयों का देश नहीं है? जो हमारे भारतीय मुस्लिम हैं, क्या उनका देश नहीं है? ये उनका भी देश है। तो हम सब मिलके जब रहने वाले हैं, हम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जब कहते हैं तो राम गांधी जी ने कहा, तो क्या मुसलमान को वो गाने में कोई हर्जा है? बताइए आप। अब उनका पक्ष लेके कांग्रेस कहते हैं कि नहीं, इसमें थोड़ा बहुत मुसलमानों को इसमें, और तुमको वोट बैंक खाली दिखाई पड़ता है। ये वोट बैंक की राजनीति बंद करो, देश बिक जाएगा, देश समाप्त हो जाएगा अगर हम वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे। हमें देश की राजनीति, बृहत्तर राजनीति करनी चाहिए जिससे देश का भला हो, सबको लेके चलना, सबको साथ लेके चलना। और वंदे मातरम और इस प्रकार के राष्ट्र निर्माण की जितनी बातें हैं, नई पीढ़ी को जगाने की आवश्यकता है, उन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है, उनको और राष्ट्रभक्ति जगाने की ज़रूरत है। और इसलिए इस प्रकार के विवादों को तुरंत बंद होना चाहिए। जो ये विवाद पैदा करेगा, इसके बावजूद भी कहीं न कहीं वो राष्ट्रद्रोहियों को आगे बढ़ाने में, कि मैंने जो सपना देखा था और जिस सपने को मैंने आज से नहीं, जब मैं यहाँ से इस अंग की धरती से मुझे भोजपुर की धरती पर सेवा करने के लिए भेजा गया पार्टी की ओर से, और उस समय मैंने पहली बार 2014-15 में ये जितने विकास की कड़ी देख रहे हैं बिहार के बारे में, हम सब लोगों ने मिल करके किया। आदरणीय गडकरी जी उस समय भी और आज भी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके साथ बैठक करके मैंने सारे विपक्ष, बिहार के सारे सत्ता पक्ष और विपक्ष की बैठक उनके घर पर करवाया था, नाश्ता पर बुलवाया था। और नाश्ता बुलवा करके 14-15 में ही बिहार के सभी उस समय के एमपी ने अपने अपने जगहों के बारे में बताया क्या क्या चाहिए। और मैंने तो, चूँकि मैं भागलपुर का भी जन्म, यहाँ से कर्म भी मेरा भागलपुर का रहा, और फिर दोबारा हमारा दूसरा कर्म क्षेत्र के रूप में मुझे सिद्धाश्रम की धरती बक्सर, ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है कि मैं अंग का बेटा और हमारा वीर कुंवर सिंह की धरती, और उससे भी पहले भगवान राम की उस कर्म भूमि पर, ये ठीक है कि अंग में भगवान राम का आविर्भाव हुआ, यहीं श्रृंगी ऋषि ने, यही उनका संकल्प को जो राजा दशरथ को और वशिष्ठ को वचन दिया पुत्रेष्टि यज्ञ का, यही भूमि है, यही अंग देश उस समय रोमपात थे। तो मेरा तो, मुझे गर्व है कि मैं यहाँ जन्मा अंग देश में, और श्रृंगी ऋषि की धरती पर जहाँ वो तपस्या कर रहे थे, और उसके बाद श्री राम को जो लाने का काम किया इस धरती पर, उनके द्वारा ही श्री राम आए। और श्री राम ने पहला कर्म कहाँ किया? तो सिद्धाश्रम की धरती बक्सर में। तो बक्सर और भागलपुर का संबंध, ये अंग और बक्सर का संबंध अन्योन्याश्रय है। और मैंने इसी बात को आज से मतलब 10 साल पहले, 12 साल पहले 2014-15 में ये प्रस्ताव, ये सुझाव हमने दिया था कि बक्सर और भागलपुर का संबंध अन्योन्याश्रय रहा है, इसका कॉरिडोर ऐसा बनना चाहिए यातायात का, जिससे एक आज आने में 10 से 12 घंटा लग जाता है, आज से कुछ दिन पहले तो और लगता था। अभी मोटा मोटी आप समझ सकते हैं कि बक्सर से आने में 7-8 घंटा, 10 घंटा लग जाता है। तो ये बात अब जब जल्दी होगा तब धीरे धीरे, पहले 4 लेन बना तो अब बक्सर से आने में 6 घंटा लगता है, 7 घंटा। और मुझे लग रहा है कि जब ये बक्सर भागलपुर के बीच जो ये ग्रीन फील्ड 6 लेन का बनेगा, इसमें कई जिला, अरवल है, नालंदा है, जमुई है, कई जिला इससे, मुंगेर है, लाभान्वित होंगे। और इससे एक मतलब मुझे लग रहा है कि
हजारों करोड़ की योजना 2022-23 में जब गडकरी जी बक्सर में सनातन संस्कृति समागम रामराज की ओर उस कार्यक्रम में आए, उन्होंने शिलान्यास करने जब आए तो उन्होंने इसकी घोषणा की हमारे इस प्रस्ताव कि भागलपुर और बक्सर, और उसके बाद घोषणा ही नहीं किया, घोषणा करके राशि का भी आवंटन 2023 में उन्होंने कर दिया और फिर बिहार सरकार को लिखा और बिहार सरकार ने इसकी योजना बना करके कल कैबिनेट में जो लाया है ये स्वागत योग्य कदम है। और निश्चित रूप से बिहार सरकार ने अब वो ज़मीन का अधिग्रहण इत्यादि करके और उसको 6 लेन में जो विकसित होगा, ग्रीनफील्ड आगे लखनऊ और दिल्ली से सीधे जो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे है ये एक्सप्रेस वे के रूप में बनेगा। इससे उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, जो यहाँ से सिल्क सिटी का है, रेशमी शहर का है, जगह जगह का जो उद्योग है उससे फलीभूत होगा। तो इससे एक बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, बेरोजगारों को भी रोजगार मिलेगा और इससे हम कह सकते हैं कि जगह जगह एक जो उद्यमियों का हब बनना, वाणिज्य का हब बनना, तो ये सड़क के किनारे जो और भी जगह जगह अच्छे उद्योग धंधे भी होंगे तो उसकी भी योजना बना रही है। तो केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से एक बहुत बड़ी बात होगी, इससे बहुत बड़ा कल्याण होगा। धन्यवाद। तो आपने सुना, हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। ऐसी बेबाक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज रॉक के साथ। मैं शुभम झा। 20 साल नहीं 50 साल बिहार पीछे चला गया, अब बिहार अपने रास्ते पर आ रहा है। तो फिर ये वही युग, लालटेन युग में फिर अरे अब तो बिजली गाँव बत्ती सब जगह बिजली जल रही है, विकास हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया कि अब हम लोग हमारे युवाओं को बेरोजगारी से हमें मुक्त करना है, उन्हें रोजगार मिले। इसलिए इसमें कोई भी युवा शक्ति को इग्नोर नहीं कर सकता। छात्र युवा शक्ति नई पीढ़ी के साथ जो भी इस प्रकार का उनके साथ जाति करेगा, वो सरकार हो या कोई हो, कोई पार्टी हो, वो मिट्टी में मिल जाएगा। छात्र युवा शक्ति 28% है, उसकी चिंता सबको करना है, सत्ता हो विपक्ष हो, सबको मिल बैठ के, और ये डायलॉग से होगा, आपस के विचार विमर्श से होगा, संवाद से होगा, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। इसलिए सरकार को जो पिछले दिनों चाहे जंतर मंतर में हुआ, चाहे अन्य राज्यों में हो रहा, अब उसमें विभेद नहीं, जंतर मंतर में हुआ तो उसको राजनीतिक रोटी सेकने के लिए कांग्रेस और विपक्ष के लोग हवा देने लगे, उसको हिंसात्मक वातावरण बनाने का प्रयास किया। लेकिन वही चीज़ झारखंड में हो रहा था तो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकला। ऐसा नहीं चलता। इसलिए छात्र युवा शक्ति इस देश के भविष्य है, नौनिहाल है। नई पीढ़ी को हमें हर प्रकार से आगे लाना है और नई पीढ़ी के बारे में चिंतन करके नई पीढ़ी को हमें उसके उज्जवल भविष्य, अगर नई पीढ़ी का उज्जवल भविष्य बनेगा तभी हमारा देश उज्जवल होगा, ये जान लीजिए। इसलिए युवाओं के लिए हम लोग उसी छात्र युवा शक्ति के द्योतक हैं, उसी छात्र आंदोलन के गर्भ से मैं भी पैदा हुआ हूँ, उसी छात्र संघ के अध्यक्ष पटना विश्वविद्यालय का रह करके, और हमने छात्रों का नेतृत्व तो पहले भी 74 गर्भ सलाखे भी दागे गए, महीनों अस्पताल में मौत और जीवन के साथ संघर्ष करते रहा। इसलिए मैं छात्रों की कुर्बानी को कैसे भूल सकता। आपातकाल देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए हजारों लाखों हमारे जैसे छात्र युवाओं ने कुर्बानी दी, लोगों को बंद कर दिया गया, उनकी जुबानों को बंद कर दिया गया, इमरजेंसी ला करके देश में थोपा गया। ये किसने किया? यही खानदानवाद के जो द्योतक हैं। तो इन लोगों ने इस प्रकार का काम करके देश के साथ नाइंसाफ़ी किया। पूरे मीडिया को, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसको उन्होंने इमरजेंसी में बंद कर दिया। इसलिए आपातकाल का काला वर्ष कभी न भूलेगा भारतवर्ष। लोकतंत्र के हत्या इन्होंने किया, इसलिए लोकतंत्र हत्या, जो संविधान हत्या, संविधान की बात करते हैं, संविधान के रचयिता को तो इन्होंने कभी आने नहीं दिया लोकसभा राज्यसभा में, इनके पूर्वजों ने। और आज उनको अंबेडकर जी का वो संविधान लेके जगह जगह जो पप्पू हैं, हमारे देश के पप्पू, ये घूम रहे हैं। अरे संविधान का हत्यारा कौन है? संविधान को किसने तोड़ा मरोड़ा? किसने युवा शक्ति को तोड़ने का काम किया? किसने आतंकवादियों को आगे बढ़ाने का काम किया? आज भी सोचो कि उसी आतंकवाद में भस्मासुर हुए। स्वाभाविक है, जब जो करोगे तो भस्मासुर की स्थिति, आज हम गलत करेंगे, हमारे पास साथ भस्मासुर की स्थिति हमें झेलना पड़ेगा। अभी भी तो सोचो,
लेकिन इनको पता नहीं, जिनको देश का भूगोल का जानकारी ना हो, राष्ट्र के बारे में, राष्ट्र कैसा होना चाहिए, ये राष्ट्र कोई धर्मशाला नहीं है, हम सबके लिए है, लेकिन हमारा जो मौलिक देश का सिद्धांत है, जो संस्कृति है हमारी, जो सनातन संस्कृति है, इसलिए सनातन संस्कृति का को अपमान कभी न सहेगा हिंदुस्तान। पिछले दिनों कितना आपने देखा कि किस प्रकार से लोगों ने पार्लियामेंट के अंदर साधु संतों का मतलब अपमान किया, साधु संतों के साथ के बारे में किस प्रकार से, और पार्लियामेंट का एमपी हो करके जिसका चेहरा चाल चरित्र वैसा है, वो साधु संतों को और सनातन को इस प्रकार से लोगों को ढोंगीपन का व्यवहार करके दिखाने का काम किया। ये देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे सांसद और ऐसे विधायक जनप्रति अगर हो गए तो निश्चित रूप से वो गर्त में ही जाएगा। बक्सर भागलपुर 6 लेन को कल कैबिनेट से मंजूरी मिली है। बाबा, आपने भी इसके लिए बड़ा प्रयास किया था और इससे संभर का जो समय था 10 घंटे से घटकर 5 घंटे हो जाए। विकसित भारत 2047 की बात होती है, इसमें युवाओं की बहुत भूमिका है और देखा जा रहा है कि देश के हर एक अलग अलग कोने में युवा रोजगार के मुद्दे पर बाबा बड़ा आंदोलनरत हैं। अभी झारखंड में, इसके पहले दिल्ली में। और सही बात है, युवा भारत, ये न्यू इंडिया का कंसेप्ट जो है, स्वामी विवेकानंद ने जो सपना देखा था कि हमारा एक नया भारत का निर्माण होगा, और उन्होंने ही कहा था कि पूरी दुनिया को कहा था, यहाँ तक कि विवेकानंद के बारे में रविन्द्रनाथ ठाकुर को पूछा गया, भारत को अगर जानना हो तो विवेकानंद को जानो, विवेकानंद को। सारे नेताओं ने, तो विवेकानंद एक महान हमारे आधुनिक भारत के एक संत के रूप में, जिन्होंने प्रयोग से भी और व्यवहार और सिद्धांत और भारत की जो हमारी प्राचीन संस्कृति है, सनातन संस्कृति, उसको उन्होंने जिस प्रकार से किया, हमें भारत को उस रूप में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और हमारे युवाओं को विवेकानंद जी ने कहा था, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य बरारम बोलता, युवाओं के लिए उठो, जागो, लक्ष्य तक पहुँचे बिना विश्राम मत करो। यानी हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य केवल अपने लिए ही नहीं, अपने परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि अपना पूरा जो समाज है, देश है, राज्य है, हमारा लक्ष्य है कि देश को परम वैभव के शिखर पर हम कैसे पहुंचाएं। हम केवल इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, बैरिस्टर, प्रोफेसर, राजनेता बनकर के अपना केवल अपना कल्याण का बात न सोचें। हमारे लिए नेशन फर्स्ट, हमारे लिए देश पहला। हमें ये भाव बचपन से नई पीढ़ी में ये जगाना होगा। ऐसे बच्चों में ये ठीक है कि हमारे बच्चे और जगह नई पीढ़ी में ये संस्कार देना होगा कि हमारे लिए राष्ट्रीय भावना, नेशन फर्स्ट का भावना पहला भावना, तो उससे देश के अंदर एक जो एकात्मता, देश की अखंडता, राष्ट्र का जो परम वैभव पर जाने की, और इसलिए 100 साल का जो ये हम लोगों ने रखा है लक्ष्य के, अगला आज़ादी का 100वां साल हमारे लिए एक बहुत विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत बनाने के पहले ठीक है कि पहले अटल जी रहे होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री पंडित नेहरू रहे होंगे, इन सब लोगों ने जो भी किया, जिनकी भावना, तो आखिर वंदे मातरम का जो गीत हम लोग गान गाते हैं, तो स्वाभाविक रूप से इसको और भी इससे भारत का मुझे लग रहा है कि भविष्य उज्जवल होगा। इससे देश को एक बल मिलेगा और इसमें कहीं कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं। पेपर लीक बेरोजगारी के मुद्दे पर कल तेजस्वी यादव ने राजभवन मार्च किया था। देखो, अब जिसको पेपर का हिज्जा नहीं आवे ठीक से, पेपर लीक किनके ज़माने में था? इन्हीं लोगों ने के ज़माने में पेपर लीक का मामला और उजागर हुआ था। ये अपने पूछे अम्मा से और पिताजी से कि किन्होंने महंगाई को लाया, किन्होंने करप्शन को लाया, किन्होंने युवाओं को बेरोजगार बनाया, किन्होंने केवल अपने परिवार को रोजगार दिया, और रोजगार के बदले क्या किया मालूम है ना? नौकरी के बदले और रोजगार के बदले जमीन हड़प के इनके नाम पर जमीन लिखवा दिया।
एक नहीं दर्जनों लोगों के नाम, ये गोपालगंज के बच्चे, ये जो युवा हैं, उन सबका ज़मीन जो है लिखवा दिया किसके नाम पर, तो अपने बच्चे बेटी के नाम पर। ये ज़मीन का जो घोटाला हुआ है, तो ये क्या बोलेगा, ये बेचारा बचपन में था, इसको क्या मालूम, अबोध बालक के नाम पर ज़मीन भी लिखा गया, और इसको चाहिए कि वो ज़मीन वापस कर दे उन लोगों को जिनको ज़मीन लिखा है, तो ये भी दलीली दे रहा है। ये भी जो पिता ने किया, जो गंदे काम किया इसके, अरे उन्होंने बेटे के लिए किया, लेकिन अब तुम तो देखो कि अब हम काबिल अगर बेटे हैं देश के, राज्य के, तो राज्य का नेतृत्व कर रहे हो, इतना तो समझो। ये लोग क्या करेंगे, ये लोग मार्च कर रहे हैं, अरे मार्च कर रहे, हत्या, अपराध, बलात्कार, इस बिहार में नरसंहार, शिक्षा में जिस प्रकार का स्तर शिक्षा का घटाने का काम किया, तो सब तो इनके पिताजी और माताजी के जमाने से ही इस बिहार का ह्रास तेजी से हुआ।